हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू सीएमए इंटरमीडिएट। तो जल्दी से एक बार, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, लेस देन 1 मिनट। फिर उसके बाद हम लोग मूविंग फॉरवर्ड टू द सब्जेक्ट मैटर। इंट्रोडक्शन राउंड थोड़ा सा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? देखो, मैं तो तुमको जान नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे हो सकता है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट हो, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ तो बता दूं थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ हार्दिक मिश्रा। ठीक है, हार्दिक मिश्रा। करेंटली आई एम इन सीए फाइनल। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मेरी आर्टिकलशिप अभी जस्ट चालू ही होने वाली है कुछ समय में। ठीक है, कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म हो जाए उसके बाद फिर करेंगे आर्टिकलशिप। ठीक है, मैं जो आप लोगों का सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, सब्जेक्ट मैटर की मैं जो बात करूं, वह है तुम्हारा पेपर नंबर 8। ये पेपर नंबर 8 है। यस, पेपर नंबर 8। भैया नाम क्या है जरा बता दो। नाम है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग। What is the name of the subject? कॉस्ट अकाउंटिंग। विल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेम कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग इसका नाम क्यों है, क्या चीज है, क्या ऐसा क्या है सब्जेक्ट के अंदर जो इस सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग पड़ा, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को समझा दिया जाए कोई बात। बात ये है कि तुमको पता है तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा सीएमए इंटर का सब्जेक्ट है। सीएमए जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसका पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं तुम्हारे दो सब्जेक्ट लेने वाला हूं, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये दो मेरे कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं कि बस ये दो सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है मेरे खून में ऐसे दौड़ते हैं जैसे प्लाज्मा दौड़ता है। यस भैया, रेड ब्लड जो आपके आरबीसी जो होता है वैसे दौड़ता है। यस, आरबीसी की तरह दौड़ते हैं ये दो सब्जेक्ट मेरे, क्योंकि अकाउंटिंग जस्ट मेरा कोर जोन है, मेरे को इस पे इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, इसीलिए बस इतना अपने आप को डेवलप किए हैं कि सामने वाले इंसान को थोड़ा ज्ञान जरूर बांट सकते हैं इस सब्जेक्ट का। थोड़ा ज्ञान मतलब इतना ज्ञान कि आप बहुत अच्छा डिसेंट मार्क्स, मतलब आप अपना जितना बेंचमार्क बनाओगे उससे तो ऊपर ही स्कोर कर लो, इतना तो आप स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर पे अपन स्टिक रहते हैं। देखो, सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग आपके सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार, बस एक बार आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना हमको जरूरी है। हमको पता है हमारा सिलेबस 2016 चल रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पेपर का हम पैटर्न समझ ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग और बातें करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका मैंने दिसंबर 2018 का पेपर डाउनलोड करके रखा है। देखो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 3 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का पेपर है। पर बेसिकली दिस इज नॉट ऑफ 100 मार्क्स, दिस इज ऑफ 130 मार्क्स पेपर। इस 130 में से आपको 100 अटेम्प्ट करना होता है। 100 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से जो पासिंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितना है? 40 मार्क्स। तो 130 मार्क्स का पेपर आएगा। ऑप्शंस को हटा दो तो आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है, काहे के लिए? पास होने के लिए। क्लियर हुई क्या बात इतनी? इसके बाद देखो, सेक्शन नंबर 1 में आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आपको मिलेंगे एमसीक्यूज जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का होगा। ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का होगा। और मैच द कॉलम 5 मार्क्स का होगा। भैया कितना हो गया टोटल? 15 मार्क्स हो गए। तो ये 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। एंड द गेम प्लान इज दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। तो भैया मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और बाकी पेपर अटेम्प्ट कर लिए, जितना पेपर बचा हुआ अटेम्प्ट था, मतलब 25 मार्क्स को हटा दो, 75 मार्क्स का पेपर मैं अटेम्प्ट किया और उसमें मेरे को 50 मिला, तो मैं फेल हूं क्या? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी था, वो नहीं अटेम्प्ट किया तो मेरे को फेल घोषित कर देंगे। ऐसा नहीं बेटा। कंपलसरी मतलब कि उसमें तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि तुमको उस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तुमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करो। 25 मिल जाएगा, अटेम्प्ट कर लो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 25 मिल जाएगा तो 25 मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर खत्म बात। समझ गए बात? ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा कुछ सीन है। तो देखो, क्वेश्चन तो हमको अटेम्प्ट करना ही है। इस सेक्शन का क्या करना है? क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना ही है। भैया क्या 25 में 25 मिल जाएंगे? यस, मिलते भी हैं। 25 में 25 मिलते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना कि ये वाला सेक्शन हमको छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी ऑफ 25 मार्क्स। मैं तुमको थोड़ा दूरदर्शिता वाले दर्शन भी करा दूं। तो ये देखो, तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चन है। इन टोटल देखो 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का है। फिर ये देखो तुम्हारा आ गया मैच द कॉलम, फिर आ गया तुम्हारा ट्रू और फॉल्स, और फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे 25 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए कंपलसरी। सेक्शन बी में आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन नंबर 2 से लेकर 8 तक 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। तो अगर मैं 15 इंटू 7 करूं तो 105 होता है, पर आपको 15 इंटू 5 यानी 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब आपके पास दो क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन में है। दो क्वेश्चन कैसे हैं? ऑप्शन में है। तो इन टोटल 7 में से कोई 5 अटेम्प्ट करना है। उसमें भी आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो बस आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, लास्ट क्वेश्चन इज द प्योर थ्योरी। प्योर थ्योरी क्वेश्चन है।
समझ गए? लास्ट क्वेश्चन इज द प्योर थ्योरी क्वेश्चन। तो अब तुम लोग सोचोगे भैया थ्योरी कौन पढ़ता है, तो बेटा दूबटे को तिनके का सहारा सुने हो। वैसे तो तुमको प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल में इतना मास्टर बनाया जाएगा, इतना मास्टर कि तुम थ्योरी का भी सेकंड थॉट में लाओगे भी नहीं कि मेरे को अटेम्प्ट करना है। बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट मैं भी थ्योरी करके गया था, भले मैं थ्योरी अटेम्प्ट नहीं किया, मैं ये बता दूं सच बात, मैं थ्योरी नहीं अटेम्प्ट किया था, सीए बता रहा हूं, सीए में भी आती है थ्योरी वाली क्वेश्चन, मैं नहीं अटेम्प्ट किया, पर मैं करके जरूर गया था सिक्योरिटी के लिए, कि बाई चांस कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए जो मेरे को नहीं बन रहा है एकदम, और मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, तो मैं थ्योरी भी अटेम्प्ट कर लूंगा। तो भैया थ्योरी तो यार भैया बहुत सिरदर्द हो जाएगा थ्योरी पढ़ने में। मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा। पूछो क्यों? ये देखो तुम्हारी थ्योरी कितनी प्यारी सुंदर बुक बन रही है, ऑन द वे है, बन रही है, क्योंकि थ्योरी तो हम लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा सीन है कि हम न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको दे देना, थ्योरी तुमको अपने आप बनने लगेगी, अपने आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, इतना डेवलप करेंगे तुम्हारे दिमाग को कि खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा, खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी से कैसे डील करना है, ठीक है। बाकी तो थ्योरी के लिए इतनी सुंदर बुक, ये देखो, ये देखो थ्योरी की इतनी सुंदर प्यारी सी बुक तुमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो थ्योरी में डिफरेंस सब है तुम्हारा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन दिस थ्योरी बुक, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो थ्योरी पे तो अपन बाद में आएंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है, तो तुमको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। 130 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 40 पासिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसके अंदर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ठीक है। और तुम्हारा ये आएगा क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स। क्लियर हुआ? तो चलो वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात भैया इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताएं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट में तो एंटर कर जाएंगे, सब्जेक्ट में तो एंटर कर जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब बताओ। तो मैं बोला कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हम जानेंगे, सब्जेक्ट का मतलब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ना तुमको दो चीजें दिख रही है, एक कॉस्ट और एक अकाउंटिंग। एक कॉस्ट शब्द है, एक अकाउंटिंग शब्द है, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है कि तुम लोग फ्यूचर में कॉस्ट अकाउंटेंट ही बनने वाले हो। तो बेसिकली आज तुम्हारे नाम का मतलब जानेंगे, नाम का मतलब तुम लोग क्या करने वाले हो फ्यूचर में। तो मैं किसी बच्चे से क्लास में पूछ दिया कि बेटा अकाउंटिंग का मतलब मुझे बता दो, तो अकाउंटिंग के भिन्न भिन्न मतलब मेरे सामने आने चालू हो गए। भैया रिकॉर्डिंग करना, भैया क्लासीफाई करना, भैया समराइज, भैया जर्नल एंट्री, भैया लेजर एंट्री, ये वो 10 तो आंसर मेरे को मिलने सामने हो गए, ठीक है। बहुत सारे आंसर आए, ठीक है, देसी भाषा में भी, हिंदी में भी बताए, बच्चे इंग्लिश में बताए, ठीक है। तो मैंने बोला कि सारे बच्चे सही बोल रहे हो, सारे बच्चे सही बोल रहे हो। अकाउंटिंग करता क्या है? अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रांजेक्शन्स को। काहे को? ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, ट्रांजेक्शन। भैया ये सब का मतलब हमको मत बताओ, ये सब हमको पता है बेटा, डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, फिर बाउंस मार के ऊपर आएंगे। एक बात बताओ, ऊपर जाना है तुमको, ऊपर जाना है ना, ऊपर फाइनल में, फाइनल में जाना है, तो एक बात बताओ, जितने ऊपर से ट्रैम्पोलिन में कूदते हैं उतने ही ऊपर से ऊपर जाते हैं ना। अब सोच लो, तुम 1 फीट से कूदोगे थोड़ा सा ऊपर आओगे, 10 फीट से कूदोगे थोड़ा सा और ऊपर आओगे, पर 50-100 फीट से कूदोगे तो कितना ऊपर जाओगे? डायरेक्ट फाइनल में, डायरेक्ट फाइनल में। तो इसलिए आपको ये चीज समझाई जा रही है, तो इस चीज को आप समझे, ठीक है, थोड़ी सी वक्त की पाबंदियों को समझे, और आपको इंटरेस्ट नहीं आया क्लास में तो बात करिएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग क्यों करे भैया हम लोग? वाई वी हैव टू डू अकाउंटिंग? तो बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो जैसे मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये देखो अभी हमारा चल रहा है सितंबर का महीना, फेस्टिवल सीजन आ गया है, फेस्टिवल सीजन आ गया। भैया फेस्टिवल मत याद दिलाओ, कोरोना है, कोरोना हमको रुला रहा है, फेस्टिवल नहीं याद दिलाओ। तो देखो फेस्टिव सीजन आ चुका है, तो अब चालू होगी तुम्हारी शॉपिंग की लाइनें। भैया आप शॉपिंग ही शॉपिंग करेंगे, बिल्कुल। इस बार घर में मनाना है तो क्या हुआ, शॉपिंग तो हम करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सब जगह मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट काहे के लिए, हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो हम शॉपिंग करेंगे, ठीक है, और फुल शॉपिंग करेंगे। तो अब देखो जैसे मान लो तुम लोग बच्चे हो, तुमको घर से मम्मी पापा बजट रिलीज कर दिए 4000 रुपए का। भैया 4000 बहुत ज्यादा है, मेरे को भी नहीं मिलता इतना, मैं सच सच बता रहा हूँ, और थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लेते हैं ताकि मैं तुमको अकाउंटिंग का मतलब बता सकूं, अकाउंटिंग कर क्यों रहे, ठीक है। मेरे को भी 4000 नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो 4000 रुपए तुमको मिल गया कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। फेस्टिवल, दिवाली आ रही है, क्या बोलते हैं वो आ रही है, हम लोग भैया नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि तो एकदम, गणेश चतुर्थी नवरात्रि मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। गणेश चतुर्थी नवरात्रि दिवाली से भी फेवरेट है मेरा, क्योंकि भाई मैं देखता हूँ जब माहौल ना, मजा आ जाता है मेरे को, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी नवरात्रि आ रही थी, तो अब गणेश चतुर्थी तो निकल गई, नवरात्रि आ रही है, तो मैं बोला नवरात्रि के लिए मैं डांडिया करूंगा, गरबा डांडिया ये सब करूंगा, तो मेरे को कपड़े लेने प्लस दिवाली के लिए कपड़े लेने। तो अब हम लोग निकले कपड़े खरीदने के लिए, 4000 का हमारा बजट है। तो सबसे पहले मैं एक मस्त जूता देखा था, शूज, सबसे पहले एक मस्त शूज देखा था। वो शूज जो था वो तुम्हारा Yeezy Boost 350 था, मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा एकदम, मतलब
तो मैं वो जूता लेने गया, मान लो 800 रुपए का मैं वो जूता खरीद लिया, ठीक है। फिर अब जूता है तो मोजे भी लगेंगे, सॉक्स, सॉक्स के बिना जूते नहीं पहनते, नहीं तो फिर, है ना, तो सॉक्स भी लगेंगे। तो मैंने सॉक्स खरीद लिए, ठीक है, SOC सॉक्स, ठीक है, SOCS सॉक्स, ठीक है, हम एकदम चिल वाली भाषा में लिखेंगे सॉक्स, ठीक है। तो मैंने सॉक्स खरीद लिए, कितने का है भैया, 100 रुपए का है, सस्ते वाले सॉक्स लेंगे, महंगे नहीं लेते, एडिडास वेडिडास का ओरिजिनल नहीं लेते, नकली, ठीक है। तो सॉक्स खरीद लिए मैंने 100 रुपए के। अब मैं गया दुकान में कपड़े की, कपड़ा मेरे को अब लेना था कैजुअल, क्यों, क्योंकि जूता कैजुअल ले लिया था, कपड़े भी कैजुअल। तो मैंने एक उठा ली टी शर्ट मस्त डिजाइन वाली, उसमें लिखा हुआ था अल्ट्रॉन, अल्ट्रॉन सबसे खतरनाक इंसान है अल्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि अल्ट्रॉन जीना हराम करके रखा है टेलीग्राम ग्रुप में सबका, तो अल्ट्रॉन बना था उसमें, मैं अल्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, अल्ट्रॉन वाली टी शर्ट ले लिया। अल्ट्रॉन वाली टी शर्ट आ गई मेरी 400 रुपए की। फिर अब मैं सोचा कैजुअल वेयर है तो टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट भी क्यों ना पहना जाए, तो एक शर्ट ले लिया मैंने, ठीक है, और शर्ट में ले लिया, ये आ गई मेरी 800 रुपए की। कितना हो गया टोटल, 8 2 जा 16, और ये 2000, 2100 रुपए मेरे अभी तक खर्चे हो गए, 2100 रुपए। फाइनली लेना है जीन्स, अब जीन्स में लिया एंकल लेंथ ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक इज लव फॉर मी, मेरे को काला बहुत पसंद है, ब्लैक कलर मेरे को पसंद है, ठीक है, मेरा फेवरेट कलर, ब्लैक और व्हाइट दोनों मेरा फेवरेट कलर, ब्लैक कलर की एक जीन्स ले लिया। अब जीन्स मान लो आ गई 1000 रुपए की जीन्स आ गई, तो टोटल 1000 रुपए और प्लस हो गया, 3100 का मेरा हो गया टोटल खर्चा, 31 का खर्चा हो गया। मैं घर आया, कपड़े वपड़े दिखाया मम्मी को, मम्मी बोली अच्छा लिया है, ठीक है, बढ़िया है, 3100 खर्चा हो गया। अब जब नेक्स्ट नवरात्रि आई अगले साल, ये तो 2020 की बात हो गई ना, ये कब की बात हो गई, 2020 की, 2021 की नवरात्रि आई, तब मैं मम्मी को बोला मम्मी पैसा दो, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने, पैसे दे दो मेरे को। मम्मी बोली कि एक बात बता तू मेरे को, एक सेकंड, देखिए, मम्मी मेरे को एक बात बोली कि अच्छा एक बात बता, चल तेरे को पैसा दूंगी मैं, पर मैं तेरे को उतना ही से पैसा दूंगी जितना तेरा पिछले बार खर्चा हुआ था, उसका भी तो बचा था ना, तो भाई तेरा पैसा जब बच गया था, मतलब पिछली बार मैं तेरे को ज्यादा पैसा दे दी, तो चल तू मेरे को एक बात बता, हिसाब किताब बता। एक बात बताओ, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं घर आके क्या मम्मी को बताऊंगा क्या काउंटिंग करके कि मम्मी ये देखो मैं जूता खरीदा 100 से, मैं बस ला के दिखा दिया था और बता दिया था इतना रुपए खर्चा हुआ। मैं तो इवन इंडिविजुअल कैटेगरी भी नहीं बताया था कि इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इतना, मेरे को खुद ही होश नहीं था, ठीक है। और कुछ 100-200 रुपए कोल्ड ड्रिंक पिज्जा विज्जा खाने में भी खर्चा कर दिया था मैं, ठीक है। तो मान लो ऐसे खाने पीने में 200 रुपए भी खर्चा कर दिया था मैं, 200 रुपए फूड। मम्मी मेरे से अगले साल पूछ रही भैया नवरात्रि में पिछले साल के खर्चे बता, इंडिविजुअल आइटम्स में क्या क्या खरीदा था और इस साल क्या क्या खरीदना है, पूरा करके बता। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं तुम लोग से पूछूंगा 4 दिन पहले तुम कितने बजे नहाए थे, तुमको याद रहेगा? चलो वो छोड़ो, 4 दिन पहले तुम मार्केट गए थे तो तुम क्या क्या चीज कितने रुपए में खरीद गए थे? चलो 4 दिन छोड़ो, 15 दिन 20 दिन, पिछले 2 महीने पहले तुम मार्केट गए थे, तुम क्या खरीद के लाए थे? मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बता पाओगे? नहीं। तो ये तो भैया 1 साल की बात हो गई, ये तो 1 साल की बात हो गई। ये सब मैं क्या कर रहा था, ये सब मैं ट्रांजेक्शन तो कर रहा था ना। दीज आर ट्रांजेक्शन विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज आर ट्रांजेक्शन विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, यस। तो भाई ये ट्रांजेक्शन थे, पर इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया तो मैं भूल गया। मैं बोला मम्मी मैं नहीं बता सकता भैया, आप दे दो अपने हिसाब से पैसा, मैं कैसे बता दूं, पिछले साल का ट्रांजेक्शन था, मैं भूल गया भैया, दिमाग है, ठीक है, हमारा भी दिमाग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम हमको भी रहती है, ठीक है। तो 1 साल पहले का ट्रांजेक्शन पूछोगे तो भाई अकाउंटिंग करने का रीजन ही यही है कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि हम फ्यूचर में उस ट्रांजेक्शन को यूज कर सके। फ्यूचर में उस ट्रांजेक्शन को भयंकर तरीके का यूसेज है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर तुमको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो देख लेंगे, ठीक है, वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। यूजर्स हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे, पर यहां कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? ताकि हम रिकॉर्ड कर सके ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म से फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें हमको पता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, क्या क्या बनाते थे, जर्नल एंट्री बनाते थे, ठीक है, लेजर बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब देखो साइंस वाले बच्चों को नहीं घुस रहा होगा दिमाग में, साइंस वाले बच्चों को नहीं घुस रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी से, जर्नल लेजर, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम लोग सीखोगे। पेपर नंबर 5 में तुमको ये सारी चीजें, मेरे से क्लास ली हो तो मैं तो ये सब चीजें बेसिक से सिखाऊंगा ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। प्लस अगर तुम कॉस्ट की क्लास भी ले रहे हो तो तुमको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। तो अकाउंटिंग का मतलब अपने को क्लियर है क्या? बताओ भाई लोग, अपने को अकाउंटिंग का मतलब अब साफ है क्या? यस, there is no blurry sense कि why we used to do accounting, because we have to record a transaction for the future reference. Transaction is in terms of money and the monetary transactions can be recorded in the books to make a further processing like profit and loss account, ये सब बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। भैया कॉस्ट का मतलब तो हमको पता है ना, बताओ। कॉस्ट का मतलब हमको पता है, खर्चे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चे।
ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चे। अब तुम एक बात समझो, अकाउंटिंग ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, पता है, अकाउंटिंग बहुत सही इंसान है, डिस्क्रिमिनेशन वाला काम अकाउंटिंग नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसा? वो खर्चे भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो इनकम भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो लॉस भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो एसेट भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। खर्चे मतलब खर्चा, इनकम मतलब कमाया, लॉस मतलब घाटा, प्रॉफिट मतलब फायदा, लायबिलिटी मतलब उधार, लायबिलिटी मतलब जो उधार होता है, एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी, एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी। मान लो मेरे को मेरे दोस्त को 10,000 रुपए देना है तो वो मेरी लायबिलिटी है, मैं क्या बोलूंगा, मेरी 10,000 क्या है, लायबिलिटी है, मेरे को मेरे दोस्त को 10,000 रुपए देना है तो दैट इज माई लायबिलिटी। एसेट क्या होती है, मेरी प्रॉपर्टी, एप्पल पेंसिल, ये आईपैड, ये लैपटॉप, ये कैमरा, एवरीथिंग, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई एसेट। क्लियर हुआ? वैसे ये सबका मतलब तुमको पता होगा, मैं बस रिमाइंड करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया भैया, मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट? नहीं भाई, तुम लोग अपना अस्तित्व समझोगे, तुम लोग इतने जरूरी हो ना इकोनॉमी के लिए, मैं तुमको बता नहीं सकता। जैसे आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं ना, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की इतनी ज्यादा जरूरत है ना मार्केट में, मैं तुमको बता नहीं सकता। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिमांड ऑफ सीएमए आफ्टर आत्मनिर्भर भारत, तो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। ये जब क्लास तुम्हारी पूरी ओवर हो जाएगी ना, तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना, सीए भक्त यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। ठीक है, तो बात यहां पर उठ रही खर्चा। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। ठीक है, तो कॉस्ट सिर्फ खर्चों के बारे में बात करता है। तो खर्चे भैया कैसे, जैसे मान लो ये चूहा है, माउस, ये देखो यहां पर ये माउस है, ये चूहा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये माउस को बनाने में क्या क्या लगा होगा? चलो लेट्स वी आर गोइंग टू डू, पहले ही दिन आज हम लोग कॉस्ट करने वाले हैं, पहले ही दिन, देखो पहले ही क्लास में हम लोग आज वो काम करने वाले हैं जो हमको जिंदगी भर करना है। मेरे को माउस बनाना है, मेरे को माउस बनाने का है, तो सबसे पहला चीज मेरे को क्या लगेगा भैया, मेरे को प्लास्टिक लगेगा या फाइबर, प्लास्टिक या फाइबर का होता है माउस। दूसरा मेरे को भैया वायर लगेगी। तीसरा मेरे को एक बॉल लगेगी, जो वो स्क्रोलर होता है ना, स्क्रोलर, उसमें नीचे एक बॉल लगे रहती है लोहे की। कभी माउस को तोड़ के देखना, मैं तोड़ देता था इसीलिए मेरे को पता है। ठीक है, मैं क्या बताऊं, छोड़ो। ठीक है, तो ये बॉल लगी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताओ माउस में? भैया लाइट चाहिए, वो अंदर में लाइट जलती है ना रेड कलर की, है ना, रेड कलर की लाइट जो ऐसे माउस को चलाती है ना, वो सब चाहिए, है ना भैया। बैटरी वाला माउस है तो बैटरी चाहिए, अगर बैटरी वाला माउस है तो बैटरी चाहिए। ठीक है, और एसेट्रा एसेट्रा, कुछ मतलब बेसिक चीजें इतनी है, बेसिक चीजें। अब अपन करेंगे कॉस्टिंग। देखो कैसे कॉस्ट, मान लो ये प्लास्टिक जो इसमें लग रहा है वो लग रहा है 10 रुपए का, 10 रुपए का इसमें प्लास्टिक लगने वाला है। वायर लगेगी इसमें 10 रुपए की, वो बॉल आ जाएगी मेरी 5 रुपए की, वो लेजर वाली लाइट आ जाएगी मेरी 10 रुपए की, महंगी आती भैया। और बैटरी आ जाएगी मेरी 10 रुपए की। तो एक बात बताओ, ये माउस का कॉस्ट कितना हो गया भैया? 10, 20, 30, 40, 45, 45 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द माउस। दिस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ द माउस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस माउस। भैया 45 रुपए का माउस 200 300 में बिकता है, हाँ बिकता है भैया। टैक्स लगेगा, प्रॉफिट ऐड होगा, एक्साइज ड्यूटी 10 तो चीज लगेगी, चाइना से आता है, चाइना का सामान मत लिए करो, इसीलिए महंगा पड़ता है जबरदस्ती का। ठीक है, तो 45 रुपए क्या आया, कॉस्ट आया। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, भैया यहां मैटर नहीं करता कि वो गुड्स है कि सर्विस है, तुम किसी चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो दैट इज व्हाट योर कॉस्ट, दैट इज व्हाट योर कॉस्ट। समझे मेरी बात? ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया माउस का कितना, 45 रुपीज। ठीक है, तो भैया ये सारे कॉस्ट, अब जैसे मान लो हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं, बोलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। इस साइड में सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करता हूं, और इस साइड में सारे इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड करता हूं। इस साइड में सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करता हूं, और इस साइड में सारे एसेट्स रिकॉर्ड करता हूं। अब जो साइंस वाला बच्चा है, एक्सपेंस और लॉस का मतलब होता है, एक्सपेंस और लॉस का मतलब होता है, मैं तुमको बता दिया, खर्चे और घाटा। और इनकम एंड गेन्स मतलब मेरा इनकम और मेरा जो प्रॉफिट होता है वो। और लायबिलिटी मतलब होते हैं मेरे उधार, ठीक है, मेरे ड्यूज, मेरे ड्यूज। इंग्लिश में बोलूं तो कुछ साउथ के बच्चे जो पढ़ते हैं लोग बोले थे भैया इंग्लिश में बोले करो, इंग्लिश में आई एम ट्राइंग, ठीक है, कि मैं एक्सप्लेन करूं सारी चीजों को। तो लायबिलिटी मींस होता है माय ड्यूज टुवर्ड्स सम पर्सन, ठीक है, और एसेट मींस होता है माय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। तो ये हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं नहीं बनाते? हाँ भैया बनाते हैं। तो समझो मेरी बात, कॉस्ट मतलब होता है खर्चा। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में होता है। मेरे को एक बात बताओ, माउस के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ, एक बात बताओ, माउस बना हाथ से बनता है, माउस बना के दिखाओ, हाथ से माउस भैया बना लेंगे, टैलेंटेड है हम। लार्ज स्केल प्रोडक्शन माउस का हाथ से हो सकता है क्या? लाखों यूनिट बैच कॉस्टिंग,
लाखों यूनिट प्रोडक्शन माउस कॉस्ट, नहीं भैया उसके लिए कुछ क्या लगेगी, मशीनरी लगेगी। क्या लगेगी, मशीनरी लगेगी, समझे, कुछ मशीन, कोई प्लांट लगेगा, कोई प्लांट कोई मशीन लगेगी, ठीक है। और माउस के ऊपर खर्चा हुआ तो प्लास्टिक आया, डेबिट साइड आएगा, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ लेबर के चार्जेस लगे वो इधर आएगा, कुछ वायर वायर लगी, कुछ बैटरी वैटरी लगी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वो खर्चे, वो रॉ मटेरियल जो मेरे को माउस के प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल लगा, वो सब खर्चे कहाँ आते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, है ना सारे भैया। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना डेबिट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल लो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक। अब खुश हो गए तो भैया, अब ठीक है, अब सेटिस्फाइड हो। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो आइटम आ रहे हैं वही तो इस माउस के कॉस्ट हैं। और एक और चीज है भैया, जो मशीन लगा माउस को बनाने में वो भी है। मशीन लगा तो मशीन फ्री में आई है क्या कि पैसा दियो, है ना, लाख 2 लाख 10 लाख की मशीन इंस्टॉल करवाए हो माउस बनाने के लिए। तो ये दो टाइप के जो खर्चे हुए हैं, तो भैया बोलना क्या चाह रहे हो, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग, अब मैं कॉस्ट को अलग से बोल दिया एक बार, मैं अकाउंटिंग को एक बार अलग से बोल दिया, पर अब मैं दोनों को मिलन कर दूं, मतलब शादी करवा दूं दोनों की, कॉस्ट अकाउंटिंग को मैं एक साथ बोलूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, या फिर जो भी तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब पूरे चीजों के कॉस्ट को रिकॉर्ड करना इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चे या फिर एसेट। तो भैया इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इनकम और गेन और लायबिलिटी के बारे में बात नहीं करता। सॉरी गाइस, लाइट का इशू था थोड़ा सा, बैड वेदर के कारण। चलो विल कंटिन्यू। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इनकम और गेन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लायबिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तुमको सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट पे बात करेगा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तुम एक बात समझो, वैसे तो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड और एसेट साइड से डील करता है, पर फिर भी एसेट के पूरे से और पीएनएल अकाउंट के और ट्रेडिंग अकाउंट के पूरे एस्पेक्ट से ये डील नहीं करेगा। मतलब ये कुछ छटे हुए एस्पेक्ट्स को हटा देगा। और वो छटे हुए एस्पेक्ट्स क्या है, मेरे को एक बात बताओ, मैं ये माउस का प्रोडक्शन कर रहा हूं ना, मैं ये माउस चूहे का प्रोडक्शन में कर रहा हूं, ठीक है। तब देखो मैं माउस का जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरे को एक बात बताओ, माउस बनाते बनाते मेरा कुछ रॉ मटेरियल ना एबनॉर्मल लॉस, आग लग गया, भुचक डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ प्लास्टिक जल गई मेरी, कुछ वायरें जल गई मेरी, ठीक है, तो मेरा कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एक बात बताओ, कोई कस्टमर है, जैसे तुम ही कस्टमर हो, तुमको जब ये माउस बेचूंगा मैं, तो मैं माउस बेचूंगा, बोलूंगा भैया 45 रुपए की कॉस्ट है, 15 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, मैं एकदम सच्चा आदमी हूं, मैं तुमको बता रहा हूं क्या चीज है, 60 रुपए का माउस, लेकिन सर मैं आपसे 80 रुपए लूंगा। तुम बोले भैया किस बात का 20 रुपए एक्स्ट्रा, रिश्तेदार हो क्या हमारे जो 20 रुपए हम तुमको एक्स्ट्रा दे। बोला नहीं सर, एक्चुअल में क्या हुआ ना, मेरी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, और आग लगने के कारण एबनॉर्मल लॉस हो गया, उस लॉस को मैं आपसे कवर कर रहा हूं, आपसे मैं उसको रिकवर कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस को। कस्टमर बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है, वो ऐसे ही बोलेगा। क्यों ऐसे बोलेगा, भैया तुम एक बात बताओ, तुम दोगे किसी के एबनॉर्मल लॉस का खर्चा, तुम क्यों उठाओगे। तो ये जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जो लॉसेज आते हैं ना, वी कैन नॉट कंसिडर द लॉस, ओनली वी कंसिडर द एक्सपेंसेस, नॉट द लॉसेस। समझ में ये बात, पहला चीज। दूसरा चीज, एसेट की मैं बात करूं, एसेट की, तो देखो मैंने जो मशीनरी परचेस की थी, मान लो मशीन जो है वो 1 लाख की मशीन है, छोटी सी मशीन लेते हैं हम, 1 लाख की मशीन है, चूहा बनाने की मशीन है, छोटी सी होगी, 1 लाख की मशीनरी है। अब एक बात बताओ कि मैं लिया रॉ मटेरियल का खर्चा, मान लो 50 रुपए टोटल, रॉ मटेरियल वायर वायर सब मिला के, प्लास्टिक वास्टिक मिला के 50 रुपए। फिर उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दिया, मान लो मैं 10,000 माउस बनाया, 10,000 नहीं, हाँ 10,000 माउस में बनाया, तो ये 10,000 से मैं मशीन के अमाउंट को डिवाइड करता हूँ, तो ये 4 कटा, ये 4 कटा, 10 रुपए, 10 रुपए इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 60 रुपए का माउस हो गया। एक बात बताओ, क्या ये मशीन का 10 रुपए लेना जायज है, क्या ये मशीन सिर्फ 1 साल चलेगी, या ये मशीन 2 3 5 साल भी चल सकती है। तो क्या मशीन का पूरा कॉस्ट लेके माउस में कराना, अब उसका दूसरा सेंस लेता हूं मैं, मान लो वही 1 लाख की मशीन है, पर ये मशीन में 10% का डेप्रीसिएशन कटता है हर साल। भैया डेप्रीसिएशन मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू को कम होना। तो मान लो ये जो एसेट है 1 लाख की मशीन है, इसका हर साल 10% कम हो जाता है, हर साल 10% कम हो जाता है, तो कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब एक बात बताओ, 10,000 रुपए इस साल कम हो गया, एक साल पर ये मशीन जो है ये 10,000 से कम हो गई, और मैं माउस कितने बनाया हूं, 10,000, तो एक माउस का कितना हुआ, 1 रुपए, तो 50 रुपए प्लस 1 रुपए, 51 रुपए की कॉस्ट का माउस तुमको 60 रुपए के कॉस्ट में बेचा जा रहा है, 9 रुपए एक्स्ट्रा पर कस्टमर, 9 रुपए एक्स्ट्रा दोगे,
दोगे? 9 रुपए भैया छोटा सा तो अमाउंट है, दे देंगे। 9 रुपए को लार्ज स्केल में प्रिडिक्ट करके दिखा तो बेटा, 9 रुपए इंटू 10,000 कर दो, 90,000 की सेल्स फाड़ दिए तुम उसकी, और तुम बोल रहे हो छोटा सा अमाउंट है। 90,000 का तुम उसको फ्री में पैसा दे दिए और तुम बोल रहे हो छोटा सा अमाउंट है। ऐसी कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे? हाँ, एक एक रुपए का हिसाब चाहिए अपने को। कितने का? एक एक रुपए का हिसाब हमको चाहिए। कोचिंग में क्लास परचेस करते हो ना, तो जब क्लास परचेस करते हो तो मान लो तुम्हारा 3,999 रुपए का फीस है, तो 1 रुपए नहीं दोगे तुम, 4,000 रुपए नहीं देना। और किसी को बोलना भी मत 4,000 की कोचिंग है। कॉस्ट अकाउंटेंट तो तुम्हारा रुतबा है मार्केट में कॉस्टिंग के नाम से। देखो समझ गए मेरी बात कैसे होगा ये सीन तुम लोगों को क्लियर हुआ बात कि तुम लोग भाई कॉस्टिंग पे ध्यान बहुत ज्यादा तुमको देना पड़ता है, क्योंकि यू आर कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोग कॉस्ट कम करवाने के लिए आए हो। ठीक है, वैसे तुम लोगों को तुम्हारा मेजर ऑब्जेक्टिव अभी बताना नहीं था पर मैं बता दिया। ठीक है, तो ये चीज तुमको क्लियर हुई। ठीक है, तो हम सिर्फ एसेट की डेप्रीसिएशन पर ही बात करते हैं। मतलब अगर मेरे को अब इस माउस का कॉस्ट निकालना है तो मैं ले लूंगा रॉ मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है, मान लो 50 रुपए का, प्लस जो डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन है, नॉट द होल कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन का पूरा कॉस्ट नहीं लूंगा, सिर्फ कौन सा पोर्शन लूंगा? डेप्रीसिएशन वाला पोर्शन लूंगा। क्यों सिर्फ डेप्रीसिएशन वाला पोर्शन लूंगा? क्योंकि सिर्फ डेप्रीसिएशन वाला पोर्शन इस साल। मतलब भैया एक और चीज इससे क्लियर हुई। क्लियर ये हुई कि हम लोगों का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, क्या होता है अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहां तक के जो सिर्फ खर्चे हुए हैं, यानी यहां तक का जो सिर्फ कॉस्ट लगा है, द कॉस्ट ऑफ ओनली द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सिर्फ हम लोगों को उतना ही कंसीडर करना है। मतलब मशीन का जो इस साल का डेप्रीसिएशन है, मतलब द डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर, वही चीज हमको कंसीडर करना है। वी आर नॉट सपोज टू टेक द होल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, बिकॉज द होल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज नॉट यूटिलाइज इन द सेम ईयर। मशीनरी जो है वो मोर देन 1 ईयर चलेगी। समझ में ये बात? प्लस हम लोग लॉसेस भी कंसिडर नहीं करते। तो धीरे धीरे तुम लोगों को लॉजिक क्लियर हो रहा होगा तुम्हारे सब्जेक्ट का, धीरे धीरे से आ जाएगा। हम लोगों को डेप्थ एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो ये चीज तुमको क्लियर हुई। इसके बाद मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा तुम्हारी बुक में ले जाना चाहूंगा। ये तुम्हारी इंस्टीट्यूट की बुक है। ठीक है, ये देखो सिलेबस 2016 एप्लीकेबल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया सिलेबस 2016 लगेगा, 19 लगेगा। मैं पूछा भैया 19 सिलेबस है कहाँ, मुझे भी तो दिखाओ पहले। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे भैया अभी इंस्टीट्यूट हो सकता है नया सिलेबस लाया पर अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड है उनको मौका मिलेगा 2016 सिलेबस का एग्जाम देने का 4-5 बार। ठीक है, तो 4 to 5 टाइम्स अटेम्प्ट मिलता है। सीए में भी यही हुआ था, सीए इंटर का जो एग्जाम आया, ठीक है, तो उसके पहले सीए आईपीसीसी चलता था, और आईपीसीसी वालों का इस साल लास्ट अटेम्प्ट है। इस साल जो लोग एग्जाम देंगे नवंबर में, उनका लास्ट अटेम्प्ट है। इतने मौके इंस्टीट्यूट ने उनको दिए हैं, तो तुमको भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो पेपर नंबर 8 है तुम्हारा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एंटर करते हैं यहां पर कंटेंट में। देखो सबसे बड़ी बात, हम लोगों की पढ़ाई जो होगी ना वो स्टडी मटेरियल के दायरे में रह के रहेगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी प्लस एमटीपी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें हमको करनी है, सब कुछ करना है। वैसे तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, पर मैं तुमको पहले बता दूं, स्टडी मटेरियल पूरा करना है, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करना है, प्लस कुछ बाहर के क्वेश्चन मुझे तुमको कराने ही पड़ेंगे। भैया क्यों बाहर के क्वेश्चन कराने पड़ेंगे? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन तगड़े हम लोगों को करने ही पड़ेंगे, ताकि हम लोग की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बैठे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल से आता है तो सिर्फ स्टडी मटेरियल करके बैठ जाएंगे ना। स्टडी मटेरियल तो 100% कंप्लीट करना ही है, स्टडी मटेरियल 100% करनी है, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100% करना ही है, प्लस कुछ चीजें बाहर की तुमको करानी पड़ेगी। मेरे को पता है तुम लोग का दिमाग कैसा चलता है, क्या चीजें तुम्हारे, मैं पहले हर बच्चे को एनालाइज कर लेता हूं, उसके बाद मैं पावर पैक वीडियो बनाता हूं। क्यों? ताकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो देखने के बाद किसी भी बच्चे को डाउट आए। दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ खुरापात चलाते हो तो डाउट तो पूछ ही लेते हो, है ना, तो उसमें क्या है। तो पहला है तुम्हारा, पहले मैं तुमको वेटेज बता दूं, वेटेज। तो ये देखो यहां से यहां तक का जो तुम्हारा वेटेज है ना, ये 40% वेटेज है, ये पोर्शन तुम्हारा 30% वेटेज है, और ये बचा हुआ पोर्शन तुम्हारा 30%। भैया 3 चैप्टर मात्र 30%। यस बेटा, मार्जिनल स्टैंडर्ड और बजेटरी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे पूरे सिलेबस का। कौन सा? मार्जिनल स्टैंडर्ड और बजेटरी। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा, मेरे चेहरे में लाइट ज्यादा दिख रही होगी क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं इमरजेंसी लाइट फॉर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बिकॉज वेदर्स आर नॉट गुड और आई हैव टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, दिस इज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू गाइस कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए अब करेंगे। क्या दिक्कत है यार, मुसीबतें आएंगी तुमको रोकने के लिए, पर तुमको रुकना नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, प्योर थ्योरी है। क्या है? प्योर थ्योरी है, प्योर, समझे। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा कॉस्ट अटेनमेंट और असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ओरिजिनल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां से चालू होंगे।
न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से चालू होगा। तो कॉस्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर हम लोगों को मटेरियल, एम्प्लॉइज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स के बारे में पढ़ना है। ये सब अभी तुम लोग को कुछ नहीं घुस रहा होगा दिमाग में, घुस जाएगा। थोड़ा सा 3-4-5 लेक्चर में थोड़ा सांस लेके आराम से बैठ के इंजॉय करो, अपने आप आने लगे। और सबसे बड़ी बात, इस सब्जेक्ट को इंजॉय करना, क्यों, पूरी जिंदगी यही करना है, पूरी जिंदगी एक बार सीएमए बन के यही करना है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करना है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है इसमें कंटेंट जो है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग को जानना है, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को कैश बुक कीपिंग करना है, इसमें हम लोग को बेसिकली हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम लोगों को जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ऑपरेशनल कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, मेजरली यही चीजें करनी है। अभी ऑपरेशनल सर्विस कॉस्टिंग के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, इन सारे रीजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग को मार्जिनल स्टैंडर्ड बजटरी, सिर्फ मैं तुम लोग को नाम पढ़ा रहा था यहाँ पर, ठीक है। मीनिंग अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, अभी बता दूंगा, बाद में भूल ही जाओगे। चैप्टर शुरू होने के पहले हम 1-2 घंटे की डिस्कशन तो सिर्फ चैप्टर के मीनिंग के ऊपर ही कर देते हैं कि ये मीनिंग क्या है, ये चैप्टर तुमसे बोलना क्या चाह रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। सीएमए इंटर पास करने की मैं बात करूं ना, तो मैं तुमको बता रहा हूं, रटवा के भी पास करवा सकता हूं, बच्चे को रटवा सकता हूं, मेरे पास रटने की इतनी टेक्निक्स है ना, सारे मेन 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 चीजों को रटवा दूंगा। सीएमए इंटर पास, फायदा होगा कुछ नहीं, अर्निंग जीरो, नॉलेज ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में तुमको बैठा दिया गया, बोल रहा है कॉस्ट कंट्रोल करो, तुम बोल रहे हो नहीं मैं तो रट के पास हुआ था, मैं तो रट के पास हुआ था। कैसे? और प्लस अपने दायरे को बढ़ाना सीखो। तुमको सिर्फ बुक के अंदर के एग्जांपल नहीं मिलेंगे, सिर्फ बुक के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा बाहर निकल के बात करेंगे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो हमको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही है, प्लस दूसरा फैक्टर यहां पर बहुत बड़ा ये है कि हमको नॉलेज अखंड चाहिए, अखंड नॉलेज चाहिए, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम नॉलेज। तो इसीलिए तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुमको मैं चैप्टर्स पढ़ा दिया हूं। तुम लोग को आधे चैप्टर तुम लोग दिख रहे होंगे, भैया आधे चैप्टर जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब क्या है, ठीक है। और सर्विस कॉस्टिंग क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर जरूरत है हम लोगों की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जरूरत कहां पर है, ठीक है। तो ये देखो, इस बात को तुम समझो। एक सीएमए, देखो तुम लोगों के नाम का मतलब जानने वाले हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल प्ले में तुमको क्या करना है, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इतनी लंबी चर्चा के बाद, इतनी लंबी आई थिंक 32 मिनट्स की डिस्कशन के बाद तुमको ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है। पर तुम सोच रहे हो कि भैया ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है। तो तुम एक बात को समझो, एक जो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटेंट कहलाता है ना, अकाउंटेंट क्या करता है, वही रिकॉर्डिंग टैली टैली सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सब रिकॉर्ड करना, पीएनएल अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये सब जो अकाउंटिंग का जो बेसिक काम होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, वो अकाउंटेंट करता है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करता है, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ये करता है, मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग करता है। पर कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, सिर्फ कॉस्ट की रिकॉर्ड्स बनाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है वो। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फिर कौन आता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब तुम ये मत समझना कि मैं तुमको अभी समझा दे रहा हूं तो इसके बाद तुमको बाद में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, बाद में तुमको दोबारा ये चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। समझ के बाद में तुमको यही सारी चीजें दोबारा से भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब क्या करता है, अब तुम लेवल समझ जाओ, तुमको काम समझ में आ जाएगा। ये जो बंदे हैं ना, ये दोनों, ये मिडिल लेवल पे काम करते हैं। मिडिल लेवल पे, भैया मिडिल लेवल मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन लेवल। इंप्लीमेंटेशन लेवल मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड देखो, अब मैं बात कर रहा था मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट तुम समझो क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ना टॉप लेवल वाला बंदा है। भैया हम लोग टॉप लेवल वाले हैं, यस। तुम चाहो तो मिडिल लेवल में जा सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंट बनके, तुम चाहो तुम टॉप लेवल में जा सकते हो मैनेजमेंट अकाउंट, लेकिन उसके लिए तुमको क्या चाहिए, स्किल्स। हमेशा बोलते रहता हूं स्किल डेवलप करो, यूट्यूब में मेरे इतने सारे वीडियो डाले हुए स्किल डेवलपमेंट। तुम लोग स्किल डेवलपमेंट में कहां 1 रुपए खर्चा करते हो। अभी मैं कोर्स लॉन्च कर दूं कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं 500 रुपए भी रख दूं ना, बच्चे क्रिटिसाइज करने ज्यादा आ जाएंगे, क्या भैया 500 रुपए में आप कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हो, ये वो। तुम ये नहीं देखते हो सामने वाले इंसान का कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत लगती है। तुम ये देखते हो 500 रुपए लग रहा है, मत करो स्किल डेवलपमेंट। फ्यूचर में जब डिमांड नहीं रहेगी ना तो मत बोलना। तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, बात करनी नहीं आता क्लाइंट से, बात करनी नहीं आता टॉप लेवल में बात। भाई अपने से नीचे लेवल वाले मैनेजमेंट वालों को तुम समझा नहीं पा रहे हो, एक ठो प्लान तुम्हारे पास तगड़ा है, समझा नहीं पा रहे हो। जीएसटी का हालात देखे ना, तगड़ा था जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन वर्स्ट, बर्बाद हो गया पूरा। डिमोनेटाइजेशन तगड़ा प्लान था, इंप्लीमेंटेशन वर्स्ट, बर्बाद हो गया।
तो बस वही चीज है, तो इसीलिए तुम लोग को सिखाता हूं, तुम लोग समझते नहीं हो। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले बंदे क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले बंदे डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। पर ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग मिडिल लेवल वाले, इन लोग क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, समरी बनाता है, पीएनएल अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ट्रेड ये ट्रायल बैलेंस बनाता है, ये सब। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का काम करता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, किसका यूज करके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा का यूज करके। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, यूज करता है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, समझ में आई बात। मतलब ये लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इस डेटा का यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए इस डेटा का यूज करते हैं। क्लियर हुई क्या बात, एकदम सटीक। ठीक है, तो ये होता है बात। अब एक बात समझो, जरूरत कहां पर है कॉस्ट अकाउंटेंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड कहां पर है, तो मेरी बात समझो। इधर आई कैन, मैं क्या करता हूं, मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूं, ये अभी जो तुम लोग मेरे से पढ़ने आए हो, मैं क्या कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं भैया, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा हमको फीलिंग आ रहा है। यस, तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल सही है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज गाइस। इधर इधर मैं किराने की दुकान खोल लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, तुम लोग क्लासेस मेरा कहीं से इनकम नहीं हो पाएगा, मेरे को दिख रहा है पढ़ाई में मेरी इनकम नहीं हो पा रही, मैं क्या करूंगा, मैं अब मेरे पास नॉलेज है पर मेरे को दिख रहा है इनकम नहीं हो रही, मैं किराने की दुकान खोल लूंगा कल। भैया किराने की दुकान, तो मैं क्या बेचूंगा वहां पर, गुड्स बेचूंगा। ठीक है, अब मैं गुड्स कहां से लाऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा और परचेस करके बेचना चालू कर दूंगा। और जब मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाके परचेस करके सेल करना चालू करूंगा, इधर से परचेस इधर से सेल, इधर से परचेस इधर से सेल, जब मैं ये कार्यक्रम करूंगा तो तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे, तुम लोग मेरे को बोलोगे भैया आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडर बन गए हो। आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप टीचर से ट्रेडर बन गए, टी फॉर टीचर, टी फॉर ट्रेडर बन गए हो आप। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस मैंने बना दी, जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस पे लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रेडिंग में भी लगता है। लेकिन तुम स्कोप समझो, क्या समझोगे, स्कोप। स्कोप कुछ ऐसा है कि एक बात बताओ, मैं ट्रेडर हूं, मैं 10 रुपए में सामान परचेस करके लाता हूं, 12 रुपए में बेच देता हूं। और इसमें मेरा क्या होता है, मैं सबसे पहले जाता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो मैं ये बोल रहा था कि मैं 10 रुपए में परचेस करके 12 रुपए में सेल कर दे रहा हूं आइटम को। तुम मेरी बात समझो, मेरा ज्यादा काहे का खर्चा हो रहा होगा, मैं एक तो परचेस कर रहा हूं, उसके लिए मेरे को कॉस्टिंग की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरे को 10 रुपए में बेच रही है, जब वो 8 में बेचेगी मेरे को 8 में मिलेगा, जब वो 12 में बेचेगी मेरे को 12 में मिलेगा। तो उसके ऊपर तो कोई कॉस्टिंग में लगा नहीं सकता, कोई मैं कॉस्ट कंट्रोल वहां कर नहीं सकता। दूसरा, मेरे को एक टेम्पो का भाड़ा लगता होगा, फ्रेट या कैरियर्स, तुम जो भी बोलो। ठीक है, कैरियर्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक खर्चा मेरे को लगता होगा। दूसरा, मेरे को शॉप में रेंट लगता होगा। तो एक बात बताओ, रेंट की कॉस्टिंग हो सकती है क्या, रेंट में कम करवा सकता हूं, टेम्पो का जो भाड़ा देता हूं मैं, जो कैरियर्स का मैं एक्सपेंसेस बियर करता हूं, उसको मैं किसी भी सिचुएशन में कम करवा सकता हूं क्या, नहीं करवा सकता। ठीक है, और फाइनली मैं उसको सेल कर देता हूं। तो एक बात बताओ, क्या यहां पर मूर्खता वाली बात नहीं होगी कि एक मैं कॉस्ट अकाउंटेंट को, जिसकी पेमेंट इतनी ज्यादा होती है, जिसकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है, उसको मैं अपने पास लगाऊं ट्रेडिंग करते टाइम मैं कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या मेरे को करना चाहिए, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा मेरे लिए, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ट्रेडर में कर सकते हैं कॉस्टिंग, पर जनरली करते नहीं है। क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर, हु इज द मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्शन का काम करता है, जो काहे का काम करता है, प्रोडक्शन का। ठीक है, तो हु इज द मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन का काम करता है। अब भैया इसको कॉस्टिंग की जरूरत है, क्यों, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर है। अब तुम मेरी बात को समझो, हम लोग थोड़ी देर में बस लेक्चर कंक्लूड करने वाले हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है भैया, वो तो रॉ मटेरियल परचेस करेगा। अब रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मेरे पास हजारों, अब मान लो मेरे को कोल चाहिए, कोल के लिए मेरे पास 10 ठो माइंस है, मैं जिसके पास चाहूं उसके पास जा सकता हूं। ठीक है, तो कोल के लिए मेरे पास 10 ठो माइंस है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं कोल परचेस कर लिया, उसके बाद अब देखो यहां पर एक सेकेंड। ठीक है, मैंने कोल परचेस कर लिया। अब देखो
यहां पर अब कोल आ गया, मशीन इंस्टॉल करना है, प्रोडक्शन का काम चलेगा, लेबर को पैसा देना है, प्रोडक्शन का पैसा देना है, रेंट देना है फैक्ट्री का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कितनी सारी लेबर्स होंगे, इंप्लॉइज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज होंगे, इंप्लॉइज कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, एक कॉस्ट रिडक्शन का काम कर रहा होगा, एक अकाउंट्स का काम कर रहा होगा, एक ऑडिट का काम कर रहा होगा। इतने सारे लोग इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, कितने सारे लोग है ना। तो अब यहां पर कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है, तो यहां पर अब मैं एक हायर कर सकता हूं किसको, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत मेरे को जनरली कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तुम्हारी, सबसे ज्यादा डिमांड कहां है कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन का जो स्कोप है वो कहां पर है, यहीं पर है। समझे मेरी बात, सबसे ज्यादा तो कॉस्ट रिडक्शन का स्कोप है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही है, समझे बात। और थर्ड है तुम्हारा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में लिमिटेड स्कोप है पर है, ठीक है, स्कोप लिमिटेड है पर है। जैसे मान लो मेरा है, तो मैं कैसे अपना कॉस्ट रिड्यूस करता हूं, मैं बहुत सारी तरीकों से अपना कॉस्ट रिड्यूस करता हूं, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा सा देसी मार्केट में चले जाता हूं, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसी चीजें यूज कर लेता हूं। जैसे मेरा पीसी बहुत लो एंड का मैं परचेस किया था, लेकिन मैं उसमें बाद में एड ऑन कराया, और डायरेक्टली मैं एड ऑन वाला पीसी ले रहा था ना, तो वो मेरे को 80,000 पड़ रहा था, पर मैंने नॉर्मल पीसी लेके उसमें थोड़ा एड ऑन कराया तो मेरे को 60,000 में मिल गया वही पीसी, तो 20,000 का कॉस्ट रिडक्शन हुआ। तो जैसे मान लो सर्विस सेक्टर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तुम्हारे सर्विस सेक्टर है, तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन का कोई सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्या कर सकता है अपने कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अब देखो ट्रांसपोर्ट हम लोग वैसे सीखेंगे ये चीज। जैसे मान लो एक स्कूल की बस है, एक स्कूल की बस है, ठीक है, अब उसको ना 10 लोकेलिटी में, ठीक है, वो करना है, बच्चों को लेके आना है और फिर छोड़ के आना है, ऐसा उनको कार्यक्रम करना है। तो एक स्कूल बस कैसे कॉस्टिंग कर सकती है, अब उस सेम लोकेलिटी में, मैं अभी एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में हम लोग इसको हाईटेक लेवल पे समझेंगे, ठीक है, कि अब सेम लोकेलिटी में उसको कुछ बच्चों को उठाना भी है, कुछ बच्चों को ड्रॉप भी करना है। तो वो क्या करेगी, अब जैसे स्कूल का टाइमिंग कुछ ऐसा सेट करेंगे कि मान लो 8 से 10 बजे तक बच्चों का टाइम है, और फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक बड़े बच्चों का टाइम है। तो 10 बजे बस बच्चों को लेके निकलेगी स्कूल से, उसी लोकेलिटी में बच्चों को ड्रॉप करते जाएगी और 11 बजे वाले बच्चों को लेते जाएगी, ड्रॉप करेगी लेगी, ड्रॉप करेगी लेगी। तो एक बात बताओ, एक ही राउंड में काम हो गया, एक ही राउंड में काम हो गया। अदरवाइज नहीं तो क्या करना पड़ता अगर टाइमिंग अलग अलग होती, समझो टाइमिंग अलग अलग होती है। अब ये मैं स्कूल की कॉस्टिंग बता रहा हूं ना तुमको, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मैं स्कूल की कॉस्टिंग बता रहा हूं कि स्कूल कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। स्कूल भी सर्विस सेक्टर है, स्कूल भी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कैसे रिड्यूस कर सकता है। अब मान लो यही टाइमिंग अलग अलग होती, सबकी टाइमिंग 8 बजे, तो एक राउंड जाए बच्चों को लेके आए, फिर राउंड जाए फिर बड़ों को लेके आए, डबल लग जाता पैसा, डबल। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया स्कूल वालों ने कि सुबह बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट रख दिया और दोपहर को डे शिफ्ट बड़ों का रख दिया, ठीक है, और सिंपल एक बार गई, बच्चों को छोड़ी, बड़ों को उठाई, स्कूल लेके आ गई, समझे बात। तो ऐसे मतलब सर्विस सेक्टर वालों को भी कॉस्टिंग की जरूरत है, एरोप्लेन फ्लाइट ट्रैवलिंग वेबलिंग बहुत सारी चीजें, उसमें भी हमको सर्विस सेक्टर में भी कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता है। तो ऐसे हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्कोप में फैला हुआ है, इसके ऊपर हम लोग और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग आगे बहुत और चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, तुम लोग पता है, तुम लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्दर वीडियो में और ज्यादा इसके ऊपर डेप्थ चर्चा भी हमको करना है। अभी हम भूमिका बना रहे हैं, अभी हम फाउंडेशन बना रहे हैं, इसके ऊपर एक मस्त इमारत कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि देखो एक ऐसा सब्जेक्ट मैं लिया हूं तुमको पढ़ाने के लिए, ऐसा सब्जेक्ट जो बेसिकली तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि बस तुम लोग का आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो हुआ होगा तो जरूर बताना मेरे को, मेक श्योर, ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल अपने टॉपिक को इतना ही कवर करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेक्चर में तुम लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।